नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी पीजीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हो। सभी टॉपिक से हमने प्रश्नों को लिया है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा किया जाता है कि लोग गलती से किसके विद्युतमय इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए। सही उत्तर गार्डिंग राइट आंसर होगा। चलिए पूरी व्याख्या के साथ चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को गार्डिंग कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए। अगला प्रश्न, त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग डेड डैश की सीमा में होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 500 से लेकर 3000 ओम, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इसमें बताना है आपको कि चित्र में दर्शाए गए चेतावनी संकेत क्या इंगित कर रहा है। आपको इसमें बताना है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, आपको इसमें बताना है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि बिजली की घेरे से दूर रहें, ये इसका राइट आंसर है। बाकी और क्या क्या चेतावनी होनी चाहिए हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि इन्हें इन चिन्हों से चेतावनी दी जाती है। ये त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीले पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। सही उत्तर आपका है जो कि पीले रंग की होती है, राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। जैसे कि चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है, चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें प्रमुख चेतावनी चिन्ह, जो कि अभी हमने कुछ चेतावनी चिन्ह दिखाए हैं, वही और सारे होते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वोल्टा वी से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव डेड डैश है। सही उत्तर आपका जो कि 0 है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अगर 2Q और -5Q चार्ज वाले दो मतलब चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज डेड डैश होगा। चलिए इसे हम आपको बता देते, जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर हम आपको बता दें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी -3Q सही उत्तर होगा। ये इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, कुल चार्ज दोनों को जोड़ लेंगे तो वहीं आपका आ जाएगा। 1 कूलाम डेड डैश के बराबर होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसे हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझा देते हैं, जो कि यहाँ पर मोबाइल में लिखते कम बनता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻³ कूलाम होता है और फार्मूला आपका होता है Q बराबर IT। एक फार्मूला होता है आपका Q बराबर NE, यानी दोनों का यहाँ पर इन दोनों को बराबर में लिखेंगे और हमें N निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं IT/E यहाँ पर निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पर I का मान हमने रख दिया जो कि 1 और T का मान 1, यहाँ पर बटे में E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि 6.25 × 10⁻18, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि ये भी कैलकुलेशन है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। यदि एक कॉपर वायर से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में वायर के अनुप्रस्थ काट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इसका आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए वही कैलकुलेशन, वही फार्मूला लगाएंगे, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें।
एन बराबर आई टी अपान ई होता है, जो कि यहाँ पर हमने निकाला है। यहाँ पर आपको टी का मान रख देना है और यहाँ पर आपको रखना है आई का मान, जो कि 5 एम्पियर है। और आवेश जो होता है ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। यहाँ पर इसे रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 31.2 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार का है, जैसे कि ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं शीतक का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ में पकड़ कर चलाई जा सकने वाली एक छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ये इसे आप जरूर याद रखें। चलिए, जैसा कि किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वार्मावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, तो जिससे कि क्या होगा आपको बताना है। सही उत्तर इसका जो कि धातु के चिप्स टूट जाएंगे, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है जो कि हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी पिन के आकार और तौल के आधार पर किया जाता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि हथौड़े का वर्गीकरण पिन के आकार एवं तौल के आधार पर किया जाता है। इनका प्रयोग कील को ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि में छिद्र करने एवं लकड़ी पर फार्मर चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, हैक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। हैक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्स केंद्रों के बीच की दूरी नापी जाती है। यह लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली आरी है। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल, उच्च इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। इसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न आपका सवाल है जो कि आपको करना है। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पर एक कुंडली में तांबे के तार में 2000 टर्न और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.8 mm, प्रति वर्तन माध्य लंबाई 80 सेंटीमीटर है और तांबे की प्रतिरोधकता 0.02 माइक्रो ओम इंटू मीटर है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। चलिए, फार्मूले हम आपको बता देते हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मूला आपका दिया गया आर बराबर रो एल अपान ए होता है। एन बराबर दिया गया, ए बराबर दिया गया, आई बराबर, यहाँ पर पूरा मान यहीं पर रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका 40 ओम सही उत्तर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया जो कि एक तार का प्रतिरोध का मान 35 ओम प्रति किलो ओम है और तार का वजन 5 kg प्रति km है। तो अगर तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 0.7 गुणे 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर है, तो उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं जो कि सवाल है। हम चलिए दिखा देते हैं आपको। फार्मूला वही है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। आपका दिया गया रेजिस्टेंस दिया गया, वजन दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया, हमें यहाँ पर निकालना है ए बराबर। फार्मूला होता है, फार्मूले पर मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 20 गुणे 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लेड का एक तार और लोहे के एक तार के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उनके क्रमशः विशिष्ट प्रतिरोध 49-39 के अनुपात में है। पहला तार दूसरे तार की तुलना में 30% अधिक धारा का वहन करता है और दूसरा तार पहले तार की तुलना में 47% अधिक लंबा है। तो उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको बता देते हैं जैसे कि फार्मूला आपका होता है वही फार्मूला यहाँ पर चलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मूले पर जो कि आपका पूरा मान दिया गया, यहाँ पर मान रख देंगे। आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 0.9
0.9:1, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये कैलकुलेशन वाले सवाल आप जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल में करते नहीं बनता है, इसलिए आप यहाँ पर स्वयं करें। चलिए अगला प्रश्न, एक बैटरी के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला होता है E बराबर IR। दोनों फार्मूले पर मान रख देंगे, आपका उत्तर 15 वोल्ट यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका रजिस्टेंस दिया है और धारा दी गई है, हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ बराबर फार्मूला होता है IR, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 15 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि कांच में प्रतिरोध का डैश डैश तापमान गुणांक होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि ऋणात्मक होता है, राइट आंसर है। चलिए दिखा देते हैं आपको। जैसे कि कांच में प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, क्योंकि कांच एक इंसुलेटर पदार्थ है और सभी विद्युत रोधी पदार्थ का ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है, अर्थात इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जबकि चालक तत्व एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि कूलाम कहते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या देख लें। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा 1 कूलाम कहा जाता है। क्यों बराबर आपका फार्मूला होता है IT, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मात्रक आवेश होता है। अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा डैश डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दिए गए परिपथ I2 के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प व्यंजक प्रस्तुत करता है। चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। I2 बराबर I गुणे R1 बटे R1 प्लस R2, ये इसका सही उत्तर है। इसे आप जरूर देख लें। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और 50 वोल्ट बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें, तब सभी प्रतिरोध ओम में हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों रजिस्टेंस आपके जो है पैरेलल में है। यहाँ पर रजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ने के लिए टोटल रजिस्टेंस 1/टोटल रजिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार का होता है। या तो आप ये भी कर सकते हैं R/N, यानी कितने ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का। कितने हैं, 3 है। यहाँ पर भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद इसके साथ जोड़ लेंगे, ये तो 10 ओम का प्रतिरोध हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर आपकी धारा निकालनी, I बराबर V अपान R फार्मूला होता है। V का मतलब 50 वोल्ट है, R का मतलब 10। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 5 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत क्षमता होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SF6, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं, जो कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस परावैद्युत सामर्थ्य उच्चतम होता है। इसी वजह से इसका उपयोग उस रेटिंग के स्विच गियर में किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता ताप गुणांक बढ़ाने पर क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी चरघातांकी रूप से घटेगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता ताप क्रम बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से घटेगी, क्योंकि इंसुलेटर का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। अगला प्रश्न, केबल मतलब एकल कोर केबल समानता प्रदान नहीं करते हैं। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी स्टील आर्मर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर सिंगल कोर केबल
में समानता स्टील आर्मरिंग प्रदान नहीं करते हैं। स्टील आर्मरिंग का प्रयोग मल्टी कोर केबल में किया जाता है। आर्मरिंग केबलों को बाह्य आंतरिक आघातों से बचाता है। अगला प्रश्न, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? सही उत्तर आपका है जो कि कुचालक होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए कुछ जानकारी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसा कि परावैद्युत पदार्थ इधर दिए गए हैं, इनका परावैद्युतांक दिया गया है। जैसा कि वायु का देख सकते हैं 1.006, बैकेलाइट का देख सकते हैं, कांच का देख सकते हैं, अब्रक का देख सकते हैं, कागज के लिए देख सकते हैं, पोर्सलिन के लिए इतना दिया गया है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो कि दिया गया है इस प्रकार का। दोस्तों हम आपको मेन बता दें, जैसे कि वायु के याद रख लें, बैकेलाइट का है, और यहाँ पर आपका दिया गया है अशुद्ध जल का भी याद रख सकते हैं, अब्रक का भी याद रख सकते हैं, पोर्सलिन का, इतने आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है नगण्य प्रतिरोध नेग्लेजेंस रेजिस्टेंस और 0.4 प्रेरकत्व के साथ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत शक्ति का एक कुंडली पर प्रयुक्त और परिपथ में धारा की गणना करना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी, जो कि यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है। चलिए दिखा देते हैं आपको, जो कि यहाँ पर फार्मूला आपका होता है IL बराबर V/XL। फार्मूला आपको यहाँ पर XL बराबर 2πfl होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आवृत्ति आपकी दी गई, इंडक्टेंस 1 दिया गया है। यहाँ पर XL निकाल लेंगे, जो कि इस प्रकार XL निकाल लिया, जो कि यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। XL इतना आ गया आपका, यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देंगे, XL से भाग दे देंगे। आपका यहाँ पर IL बराबर देख सकते हैं 1.7516, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 230 वोल्ट के प्रभावी मान वाला 60 हर्ट्ज वोल्टेज 0.265 हेनरी यानी प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का आरोपित किया जाता है, तो प्रेरकी प्रतिघात ज्ञात करना है आपको। चलिए इसे हम देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें। जैसे कि आपका विभव दिया गया, आवृत्ति दी गई, प्रेरकत्व दिया गया है। फार्मूला आपका होता है प्रेरकी प्रतिघात बराबर ω/L, यानी आप 2πfl लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 100, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक कुंडली के प्रेरकत्व को दुगना किया जाता है तथा जब एकरी सप्लाई वोल्टता की आवृत्ति को आधा किया जाता है तो प्रेरिक प्रतिघात में क्या घटित होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसा कि इसे भी सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसा कि इस प्रकार इसे देखते हैं, जो कि ये I बराबर यानी आपका L बराबर यहाँ पर आप दुगना करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दी गई स्थितियों में नई प्रतिघात तथा पुरानी प्रतिघात का मान समान रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोस्तों इसे आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इतने डिटेल से बताने लगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए लड़के देखते नहीं हैं, इसलिए हम आपको इसे जल्दी बता रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अरेस्टर में सिंक के आकार की धातु की 2 रॉड होती हैं जो हवा की छोटी दूरी से अलग की होती हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर में सिंक के आकार की धातु की 2 रॉड होती हैं जो हवा की छोटी दूरी से अलग होती हैं, अर्थात दोनों राडों के बीच हवा प्रतिकारी का कार्य करती है। इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए बाकी आप इसे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए दिखाई देते हैं आपको। जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टेशनों एवं सब स्टेशनों पर प्रयुक्त इलेक्ट्रिक मशीन, ट्रांसफार्मरों तथा अन्य उपकरणों की सुरक्षा के लिए संचरण यानी ट्रांसमिशन तथा फीडर लाइन में आरंभ तथा अंत में लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि लाइन चालकों द्वारा आई हुई बादलों की विद्युत हिल्लोल यानी सर्ज को स्टेशन या सब स्टेशन के परिसर में प्रवेश होने से पहले ही अर्थ में करा देता ही है, जिससे सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ वृद्धि डाइवर्टर सर्ज डाइवर्टर डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर लाइटिंग अरेस्टर राइट आंसर होगा, जो कि हमने अभी देखा है। फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको, जो कि लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग विद्युत प्रणाली के सभी स्टेशनों में काम में लिए जाने वाले उपकरणों के शुरू तथा अंत में लगाया जाता है।
ये त्वरित स्ट्रोक के कारण आई बिजली को टावर या स्टेशन के ऊपर से सीधी भूमि तार की सहायता से भूमिगत करवा देता है। इन्हें भूमि तथा टावर या संवाहकों के बीच में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, डेड डैश एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। सही उत्तर फ्यूज इसका राइट आंसर है। स्विच एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। स्विच एक हस्त चालित युक्ति है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्टेशनों, सब स्टेशनों के पैनल बोर्ड पर होता है, जिसे स्विच बोर्ड भी कहते हैं। स्विच का उपयोग घरों के स्विच बोर्डों पर भी होता है। अगला प्रश्न, बैटरी का इलेक्ट्रोड डेड डैश होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए विद्युत का उत्तम संवाहक यानी कंडक्टर राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। बैटरी का इलेक्ट्रोड विद्युत का उत्तम संवाहक यानी कंडक्टर होना चाहिए। बैटरी का द्वितीयक सेल का उदाहरण, जो कि आमतौर पर सेलों के संयोजन से निर्मित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरी यानी सीसा अम्ल बैटरी की एक सक्रियकारी सामग्री नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्लास्टिक आधान यानी प्लास्टिक का डिब्बा ये नहीं है। जो कि आपका स्पंज लेड होता है, तनुस अम्ल होता है, लेड पराक्साइड होता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक आधान यानी प्लास्टिक का डिब्बा लेड एसिड बैटरी के यानी सीसा अम्ल बैटरी की एक सक्रिय सामग्री नहीं है, जबकि अन्य सभी स्पंज लेड, धातु, सल्फ्यूरिक अम्ल व लेड पराक्साइड सक्रिय अवयव, जहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। आप इसे जरूर याद रखें। निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी यानी सीसा अम्ल बैटरी का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय कक्ष यानी थर्मल चेंबर राइट आंसर है। चलिए, ऊष्मीय कक्ष यानी थर्मल चैम्बर लेड एसिड बैटरी यानी सीसा अम्ल बैटरी का हिस्सा नहीं है। लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तथा पूर्णतः चार्ज स्थिति में इसका अपेक्षित घनत्व 1.280 होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्षारीय बैटरी का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर, जो कि लेड एसिड बैटरी ये क्षारीय बैटरी का उदाहरण नहीं है, जबकि आपका सिल्वर जिंक बैटरी होती है, निकल आयरन बैटरी होती है, निकल कैडमियम बैटरी, ये सारी क्षारीय बैटरी होती हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, लेड एसिड बैटरी क्षारीय बैटरी का उदाहरण नहीं है, जबकि सिल्वर जिंक बैटरी, निकल आयरन बैटरी तथा निकल कैडमियम बैटरी क्षारीय बैटरी होती हैं। ज्ञात रहे, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पुनर्संयोजन बैटरियों को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर सीलबंद बैटरी कहते हैं, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह रेट जिस पर किसी बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है क्या कहलाता है। सी रेट कहलाता है, सही उत्तर है। चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि वह रेट जिस पर किसी बैटरी की धारिता का निर्माण होता है उसे सी रेट कहते हैं। यदि बैटरी C10 लिखा है तो बैटरी को 10 यानी 10 घंटे से कम में ना तो चार्ज हो सकता है ना ही डिस्चार्ज हो सकता है, एवं बैटरी सेलों का ऐच्छिक क्रम संयोजन ही है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर होते हैं, क्या होते हैं आपको बताना है। जैसा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि आपका यहाँ पर एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। किसी द्विध्रुव चुंबक के ठीक मध्य बिंदु पर उस चुंबक का उदासीन बिंदु होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति यानी डिप कोण कितना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको बता देते हैं पहले, जैसे कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में तथा चुंबकीय अक्ष पर क्षैतिज दिशा में होता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षता अनुपाती होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित धारा के, ये इसका सही उत्तर होगा।
चलिए, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षता चालक के प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। चालक में जितनी धारा की मात्रा अधिक होगी उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चालक में प्रवाहित धारा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला, विद्युत चुंबक का बना होता है, क्या बना होता है? मृदु लोहा का बना होता है विद्युत चुंबक, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते पहले इसकी व्याख्या, जो कि विद्युत चुंबक मृदु लोहे का बना होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक को विद्युत धारा द्वारा चुंबक बनाते हैं, और जैसे ही विद्युत धारा हटा लेते हैं या विद्युत धारा का प्रवाह बंद करते हैं तो अपना चुंबकत्व खो देता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ उच्च चुंबकशीलता, निम्न धारणशीलता तथा निम्न निर्गह बल होना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, लोहे का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि विद्युत चुंबक बनाने हेतु प्रयोग लोहा का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक एक कृत्रिम चुंबक होता है जो अस्थायी भी होता है, जो विद्युत सप्लाई के रहते समय ही चुंबक की तरह कार्य करता है। अगला है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, इस्पात है, ये इसका सही उत्तर है। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु इस्पात होती है, और स्थायी चुंबक एक बार चुंबक बनने के बाद दोबारा इसे नहीं कर सकते, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का चिन्ह BIS क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि शंट का यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर पतली तारें होती, यहाँ पर पतली तो खैर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर E1 E2 से आप समझ सकते हैं। ये आपका सीरीज है, ये आपकी आर्मेचर वाला है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ चित्र क्या दर्शाता है? ये तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, यानी इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि चित्र में दिया गया है, इसे आप बता सकते हैं ये क्या है, कौन सी मोटर है? जैसा कि आपकी प्रतिकर्षण मोटर होती है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दिए गए प्रतीक को दर्शाया गया है, क्या है ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही उत्तर है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है आपका, जैसे कि 5 माइक्रो फैरेड के संधारित्र समांतर में जोड़े गए हैं, इनके एक साथ 10 माइक्रो फैरेड का संधारित्र सीरीज में जोड़ा गया है, तो परिणाम स्वरूप संधारिता क्या होगी? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि फार्मूला आपका होता है, यहाँ पर सीरीज के लिए फार्मूला होता है, जैसे कि इसमें रेजिस्टेंस वाला का इससे उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, सीरीज के लिए यानी समांतर के लिए यहाँ पर पहले दोनों को आपको इसमें समांतर में जोड़ लेना है, जो कि 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे, 10 आने के बाद फिर इसके साथ 10 में सीरीज में जोड़ेंगे, जो कि इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपका 5 माइक्रो फैरेड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, समांतर क्रम में संयोजित 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एवं 5 माइक्रोफैरड की कुल धारिता क्या होगी? सिंपल सा, सभी को जोड़ लेंगे तो आपका 4 3 7 5 12, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट दिया जाता है तो 3 कूलाम आवेश मिलता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? सही उत्तर चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, Q बराबर CV होता है, C बराबर आपका Q/V होता है। फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि Q का मान कितना दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 3, यहाँ पर वोल्ट दिया गया आपका 6, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, संधारित्र की धारिता क्या होगी? सही उत्तर यहाँ पर प्लेटों के क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती है, प्लेटों के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, प्लेटों को पृथक करने वाले माध्यम के परावैद्युतांक नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए दिखा देते हैं आपको, जो कि एक बार फिर से इसका फार्मूला आप जरूर याद रखें, यहाँ से पूरे संबंध निकाल सकते हैं। संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है और प्लेटों के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, तथा परावैद्युतांक नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, XLPE केबल में XLPE का पूरा नाम क्या होता है? क्रॉस
क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 16 स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में XLPE के कॉपर केबल के 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट अनुमानित निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें, पहले ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि 2290 एम्पियर राइट आंसर है। इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता ताप क्रम बढ़ने पर क्या होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि चरघातांकी रूप से घटेगी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला, यहाँ पर आपको बता देते हैं, केबल की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से घटेगी, अर्थात इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगला प्रश्न, एक 14 दो केबल में डेड डैश होते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 14 AWG यानी अमेरिकन वायर गेज और 3 तार होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि 14 AWG यानी अमेरिकन वायर गेज और कुल 3 तार होते हैं। इनमें एक ग्राउंड बेयर कॉपर, एक न्यूट्रल वाइट कोटिंग तथा एक हॉट वायर जो कि ब्लैक कलर का होता है। जबकि 14-3 में 4 तार होता है, जिसमें एक ग्राउंड एक न्यूट्रल और 2 वायर, जिसमें एक ब्लैक तथा एक लाल होता है। अगला प्रश्न, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है। सही उत्तर अत्यधिक ऐंठन, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, अत्यधिक ऐंठन बिजली के तार का स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है, क्योंकि अत्यधिक ऐंठन के कारण 2 या 2 से अधिक धात्विक सतहों पर परस्पर कटाव हो जाता है, जो कि धात्विक संयुक्तता का गुण होता है। अगला है, एक इलेक्ट्रिक कार की केबल की लंबाई इलेक्ट्रिक तार केबल की लंबाई लंबाई की होती है। सही उत्तर 4 से 10 मीटर, ये इसकी सही उत्तर है। यानी एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग केबल अलग अलग लंबाई के उपलब्ध हैं, परंतु समानतः 4 से 10 मीटर के बीच केबल का प्रयोग किया जाता है। केबल की लंबाई अधिक होने के कारण यह अधिक भारी व अधिक महंगी भी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मार्ग प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि मार्ग प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED लैंप उपयुक्त होता है। LED एक फॉरवर्ड बायस आधारित डायोड है, और LED को जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराया जाता है तो यह दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट उत्सर्जित करती है। अगला, LED का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रो इल्यूमिनेंस पर होता है, जो कि इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। अगला है, क्रिस्टल डायोड को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि PN संधि डायोड राइट आंसर है। चलिए, इसे पूरी जानकारी आपको देते हैं, जो कि क्रिस्टल डायोड को PN जंक्शन डायोड कहा जाता है। क्रिस्टल डायोड को केट व्हिस्कर डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, यह डिवाइस N टाइप सेमीकंडक्टर की पतली परत पर किसी कठोर धातु का तीक्ष्ण स्पर्श कराकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो डेड डैश के इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह से संबंधित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पर जैसे कि अर्धचालक, गैस, निर्वात, ये सभी इसका सही उत्तर है। यानी यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग की वह शाखा जो कि अर्धचालक, गैस तथा निर्वात में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संबंधित है। इन सभी माध्यमों से विद्युत के अलग अलग प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की जगह ले रहे हैं, क्योंकि ये हल्के भार वाले होते हैं और लघु आकार वाले होते हैं और लंबी अवधि व ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल डेड डैश के बीच रिलेशनशिप दर्शाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इंड्यूस्ड EMF मोशन और फ्लक्स, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
डीसी जनरेटर में पोल सूज पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं? राइट आंसर काउंटर संक स्क्रूज, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं। डीसी जनरेटर में काउंटर संक स्क्रू बंधन का एक प्रकार है जो उस सामग्री की सतह के साथ समतल में रहता है। यह एक पेंच की टोपी या लकड़ी के टुकड़े के साथ आसानी से ढके जाते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक मोटरों में प्रयुक्त कॉपर ब्रश किस लिए होते हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना, ये इसका सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रिक मोटरों में कार्बन ब्रश का उपयोग मुख्यतः उत्पन्न करंट धारा को एक सुनिश्चित मार्ग व इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। एक धारा मार्ग एक दिशा होता है। कार्बन ब्रश तांबे तथा कार्बन के बनाए जाते हैं। कम्यूटेटर तथा ब्रश धारा मार्ग को एक दिशा मार्ग प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक सुचालक कंडक्टर 2 सेकंड फ्लक्स में 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? चलिए इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला आपका होता है ईएमएफ बराबर एल गुणे डी आई अपन डी टी। फार्मूले पर यहाँ पर डी आई का मतलब यहाँ पर I2 माइनस I1 यहाँ पर देख सकते हैं ईएमएफ निकालेंगे जो कि एन डी फाई अपन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 50 वोल्ट राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि 6 पोल लैप कुंडलित्र जनित्र में 300 कंडक्टर हैं। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तो जनित्र की जनित वोल्टता क्या होगी? फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान दिया गया है। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 250 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर का आधार होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइटनिंग डोप्ड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए ट्रांजिस्टर का एक आधार लाइटली डोप्ड होता है। ट्रांजिस्टर में आधार कलेक्टर एवं इमीटर के बीच में होता है। इसका आकार 10⁻⁻⁶ मीटर के लगभग होता है। अगला प्रश्न, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि प्रवर्धक के रूप में, स्विच के रूप में, दोनों के रूप में करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच एवं प्रवर्धक दोनों के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग दोलित्र में विभिन्न प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग करंट नियंत्रक के रूप में किया जाता है और मोटर नियंत्रक प्रणाली में भी इसका उपयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न, जटिल परपेतुम स्थिरता गुणांक एस बराबर यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी एक छोटा होता है जो कि इससे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जटिल परिपथ में स्थिरता गुणांक एस बराबर IC/ICO होता है ट्रांजिस्टर में, जो कि यहाँ पर दिया गया। आप इसे पूरी जानकारी देख लेंगे। अगला प्रश्न, ऊष्मीय स्थिरता की आवश्यकता है कि? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ऊष्मीय स्थिरता की आवश्यकता है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाली गई ऊष्मा से कम हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। ऊष्मीय स्थिरता की आवश्यकता है कि ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा और उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाली गई ऊष्मा से कम हो, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप फार्मूला। अगला प्रश्न, किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए डेड डैश के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी अतिरिक्त करंट के लिए इसका सही उत्तर है। जैसे कि थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए अतिरिक्त करंट के विरुद्ध प्रदान करता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में उभय धारा मोटर की क्षमता डेड डैश होती है। सही उत्तर आपका है जो कि 2200 HP राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं जो कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में उभय धारा मोटर की क्षमता 2200 HP होती है। साथ ही ट्रैक्शन अनुप्रयोगों में DC सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रयुक्त ट्रैक्शन DC तथा AC दोनों प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? वार्निश कैम्ब्रिक, ये इसका सही उत्तर होगा।
चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, वार्निश कैम्ब्रिक टेप मोटर कलेक्शन के लिए उपयुक्त होता है और इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां यांत्रिक सुरक्षा और पंचर प्रतिरोध नाजुक हो। अगला प्रश्न, मोटर शुरू होने के बाद यदि केंद्र प्रसारक यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच को असंपर्कित नहीं किया जाता तो क्या होगा? यानी इसकी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी आरंभिक वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर मोटर को शुरू होने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यानी असंपर्कित यानी खुलता नहीं है तो नहीं किया जाता तो आरंभिक वाइंडिंग जल जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम भाषा में सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र प्रसारक को हम भाषा में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है, जो सिंगल फेज मोटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, मोटर चालू करते समय अगर कोई डीसी मोटर झटके से चालू होती तो इसका कारण क्या हो सकता है? सही उत्तर आपको बताना है। जैसा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंटेड स्टार्टर टर्मिनल के संपर्क में है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत के प्रभावित होता है? सही उत्तर मॉसफेट राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, मॉसफेट ट्रांजिस्टर एक स्थैतिक विद्युत से प्रभावित होता है। मॉसफेट में गेट और चैनल के मध्य सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत पतली परत प्रयुक्त की जाती है जो गेट एवं चैनल के मध्य इंसुलेशन का कार्य करती है, अतः इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अधिक वोल्टता पतन करने वाली युक्ति है यूजेटी राइट आंसर है। चलिए यूजेटी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अधिक वोल्टता पतन वोल्टेज ड्रॉप जो है यूजेटी उत्पन्न करता है। यूजेटी एक पीएन जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर है जिसमें एक छोटा पी क्षेत्र जो हाईली डोप्ड होता है तथा एक बड़ा एन क्षेत्र होता है, जो कि एन क्षेत्र में दो संयोजक तार बेस 1 तथा बेस 2 निकाले जाते हैं जिनके बीच 5 से 10 किलो ओम प्रतिरोध होता है। इस उपयोग निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर तथा टाइमर परिपथों में किया जाता है। अगला है हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ बहुत कम वोल्टता और अधिक धारा की आवश्यकता हो वहाँ किस प्रकार के प्रतिलोमक यानी इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपका राइट आंसर है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि केवल टनल डायोड प्रतिलोमक यानी टनल डायोड इन्वर्टर ओनली यानी टनल डायोड में करते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर जहाँ बहुत कम वोल्टता और अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहाँ केवल टनल डायोड प्रतिलोमक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि डीसी चालन यानी डीसी ड्राइव की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक दक्षता उच्चतम वोल्टेज नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करती है? सही उत्तर आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि डीसी चालन की गति नियंत्रण करने के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि अधिक दक्षता और उत्तम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है। अगला है, एक डायोड किसके तुल्य होता है? 4 सतह यानी 4 परत एससीआर के जोड़े के बराबर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि आपका ट्रांसफार्मर आयल रेडिएटर ट्यूब्स के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है तो नेम प्लेट पर होगा ऑन ऑफ, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, यहाँ पर पूरी व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपकी दी गई है। यदि ट्रांसफार्मर आयल जिसको प्रयोग वास्तव में इंसुलेशन तथा शीतलता प्रदान करने के लिए किया जाता है, इसमें ट्यूब्स के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे का उपयोग ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसकी नेम प्लेट का अंकित ऑन अप हो सकता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पूरा नाम आयल नेचुरल एयर फोर्स्ड होता है, यानी आपका जो कि आयल नेचुरल एयर फोर्स्ड होता है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, शुष्क परिणामित यानी शुष्क ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर आउटडोर स्थापना के लिए उपयुक्त है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि शुष्क ट्रांसफार्मर आउटडोर स्थापना के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, जहां आउटडोर का तात्पर्य स्विच गियर से है, जहां बड़ी इकाइयों के जोड़ के साथ जोड़ सब स्टेशन बनाते हैं, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन बड़े ट्रांसफार्मर के लिए शीतलता के रूप में प्रयुक्त करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा तेल, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, बूस्टर तौर पर डेड डैश होता है, बूस्टर तौर पर आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका सही उत्तर होगा। बूस्टर तौर पर ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका केवल वोल्टेज को बढ़ाने में किया जाता है, अर्थात छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को डेड डैश संचालित किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, हाथ से या चुंबकीय ढंग से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार एवं डेल्टा प्रकार की दोनों मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक धारा को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो हाथ से या चुंबकीय ढंग से चक्रों की संख्या में परिवर्तन करता है। अगला है, करंट ट्रांसफार्मर द्वितीयक डेड डैश का होता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, पतली गेज को अधिक मोड़, ये इसका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर मूल रूप से एक लौह कोर का होता है। इसके द्वितीयक पतली गेज को अधिक मोड़ का होगा क्योंकि मोड धारा का निर्भर करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एक MSI चिप पर डेड डैश एम्बेडेड घटक होते हैं। राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 100 यानी आपका 10 से अधिक और 100 से कम होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं जो कि MSI का मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये चिप पर 10 से अधिक और 100 से कम अथवा 500 से कम एम्बेडेड घटक होते हैं। SSI यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है 10 से अधिक और 100 से कम, यहाँ पर देख सकते हैं, और लार्ज यहाँ पर लार्ज वाला देख सकते हैं 500 से अधिक, यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ICS का उपयोग करने का एक फायदा दर्शाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जैसे कि कम बिजली की खपत, राइट आंसर है। चलिए IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसका उपयोग विद्युत की खपत को कम किया जा सकता है, और IC के अनेक डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध एवं कैपेसिटर ही चिप पर लगे रहते हैं। अगला है, कोड रेड डैश एक लीनियर IC को दर्शाता है। सही उत्तर LS राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर के संदर्भ में पोल के छोटे भाग में परिता एक शॉर्ट सर्किट तांबे की कॉइल रखी जाती है जिसे डेड डैश कहा जाता है, शेडिंग कॉइल कहते हैं, राइट आंसर है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं जो कि शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर के संदर्भ में पोल के छोटे भाग के परिता एक शॉर्ट सर्किट तांबे की कॉइल रखी जाती है जिसे शेडिंग कॉइल कहते हैं। साथ ही ज्ञात रहे कि इस प्रकार की मोटर का घुमाव सदैव अनशेडेड से शेडेड की ओर होता है। अगला है, छादित ध्रुव मोटर की यानी शेडेड पोल मोटर की दिशा में प्रचलित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की दिशा में, ये इसका सही उत्तर होगा। अभी हमने आपको बताया वही है सीधा। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा आच्छादित यानी अनशेडेड से शेडेड ध्रुव की ओर होती है। इस मोटर की दिशा कभी परिवर्तित नहीं की जा सकती है। यह एक सिंगल फेज मोटर होती है। जैसे कि किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर को डेड डैश के लिए सक्षम करने हेतु किया जाता है। सही उत्तर स्वपरिवर्तन, राइट आंसर है। किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर को स्वपरिवर्तन के लिए सक्षम करने हेतु किया जाता है, क्योंकि इस मोटर पर स्टार्टिंग बलाघूर्ण शून्य होता है जिसके कारण स्वतः उत्तेजित नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसे आवश्यक फेज शिफ्टिंग इंडक्शन द्वारा निर्मित किया जाता है और उसे रोटर और शेडिंग ध्रुव शेडेड पोल क्षेत्र यानी फील्ड कुंडली पोल और एक स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है। सही उत्तर शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर, राइट आंसर है। चलिए
यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर का एक प्रकार मोटर है जिसमें आवश्यक फेज शिफ्टिंग इंडक्शन द्वारा निर्मित किया जाता है और उसमें रोटर पर क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग पोल और स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है जहां फेज लिफ्ट करने के उद्देश्य से घुड़ी चुंबकीय क्षेत्र करना होता है क्योंकि सिंगल फेज द्वारा निर्मित घुड़ी नहीं होती है। अगला है, एक यूनिवर्सल मोटर के लिमिटेड फील्ड में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी जो कि लेमिनेटेड आयरन कोर राइट आंसर है। अगला है, डीसी सीरीज मोटर का फील्ड ठोस लोहे का बना होता है परंतु इसे एसी प्रवाहित होती है। एडी करंट उत्पन्न होने लगता है जिससे पोल अधिक गर्म हो जाते हैं, इस कारण पोलों को लिमिटेड कारण बनाया जाता है। अगला है, 5 HP की डीसी मोटर समानता होते हैं यानी 5 HP की मीटर दो पोल्स वाली होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, अगला आपका दिया गया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से क्या एक आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है। सही उत्तर इसमें कम कीमत, ये इसका सही उत्तर है, यही इसका लाभ नहीं है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या जो कि दिया गया है। एक डीसी मोटर की कीमत एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है और डीसी मोटर का उच्च प्रारंभिक बालाघूर्ण होता है, साथ ही साथ स्थायित्व गति की बड़ी रेंज भी प्राप्त की जा सकती है। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कि मशीन टूल्स में करते हैं, राइट आंसर है। जैसा कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग मशीन टूल्स में किया जाता है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां स्थिर गति की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रेन, क्रेन, होस्ट आदि में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का ट्रेन, क्रेश, होस्ट आदि में करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। नो लोड सीरीज मोटर की चाल डेड डैश होती है। सही उत्तर जब नो लोड हो सीरीज मोटर में तो उसकी चाल अनंत होती है और आपका रोटर भी बाहर आ सकता है, इसे लोड पर चलाना चाहिए। अगला है, यदि डीसी मोटर का बैक अनुपस्थित है तो क्या होगा, मोटर जल जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इसमें निम्न स्टार्टिंग टॉर्क और निम्न स्टार्टिंग करंट की यानी इसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और निम्न स्टार्टिंग करंट की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता है। उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और निम्न स्टार्टिंग करंट की जरूरत होती है। जैसे कि एक बार फिर से बता देते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रतिरोध उच्च होने के कारण इसका उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और निम्न स्टार्टिंग करंट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की विशेषता नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि उच्च दक्षता, ये इसकी दक्षता नहीं है, यानी उच्च दक्षता इसकी नहीं होती है। जैसे कि निम्न शक्ति गुणांक होता है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, निम्न स्टार्टिंग धारा होती है, ये जरूर ध्यान रखें। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें कॉपर हानियां अधिक होती हैं, इसकी दक्षता निम्न होती है। अगला है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर इसके लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर की आवश्यकता होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लाभ, इसकी स्टार्टिंग करंट बहुत कम होती है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, इसके लिए रोटर प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। अगला है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डेड डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए में तांबा हानि होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको बता देते हैं, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तांबा यानी उच्च तांबा हानि होती है क्योंकि वाउंड रोटर मोटर वाली मोटर होती है। ये रोटर वाइंडिंग को 3 फेज प्रतिरोधक में संयोजित करने के लिए स्लिप रिंग तथा ब्रूसों का प्रयोग करते हैं हम। अगला है, 3 फेज स्लिप रिंग श्रेणी मोटर में बाह्य प्रतिरोध तथा रोटर कुंडली यानी वाइंडिंग सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक धारा को कम करने तथा प्रारंभिक घूर्ण बल बढ़ाने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच अंतर को विचलन स्लिप कहा जाता है, विचलन फिसलन स्लिप कहते हैं।
तुल्यकालिक गति यानी रोटर गति तुल्यकालिक गति बराबर स्लिप बराबर जो फार्मूला होता है NS माइनस NR अपान NS होता है। अगला आपका दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग किस माध्यम से अंतरित होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि चुंबकीय फ्लक्स, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से अंतरित होती है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है जो कि अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति तथा पावर दोनों साइड स्थिर होते हैं, जैसा कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट यानी द्वितीयक वोल्टेज और इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। यानी दूसरे में आपका द्वितीयक वोल्टेज इसके इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है, तो यानी आपका स्टेप अप होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आपको बताते हैं एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें द्वितीयक वोल्टेज इनपुट यानी प्राथमिक वोल्टेज से अधिक हो उसे स्टेप अप कहा जाता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं फार्मूला। अगला है, पूरी अंतराल वाइंडिंग कॉइल के अंतराल और पोल के अंतराल के बीच संबंध क्या होता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी, कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में कुंडली अंतराल और पोल अंतराल के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में पोल पिच की इकाई शॉर्ट पिच वाइंडिंग की कुंडली के अंतर पोल के पिच से कम रहती है, जबकि पोल यानी फुल पिच कुंडली अंतराल पोल अंतराल से अधिक होती है। अगला है, कुंडली भुजा यानी घुमावदार तत्व की संख्या कुंडलियों की संख्या डैश होती है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, 2 गुनी होती है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दो क्रमागत फेजों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। सही उत्तर कुंडलीगत अंतराल यानी वाइंडिंग पिच, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वितरित वाइंडिंग में सारी कुंडली के बराबर क्या होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि लंबाई होती है, राइट आंसर है। जैसा कि वितरित कुंडली में कुंडली लंबाई के बराबर होती है, अर्थात समान लंबाई की होनी जरूरी होती है। अगला, एक सोलेनॉइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है, इनकी वाइंडिंग कहलाती है पुश इन और पुल आउट, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि एक सोलेनॉइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है, इनकी वाइंडिंग पुश इन और पुल आउट कहलाती है। यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच और पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग क्या कहलाएगी। लॉन्ग कॉर्ड पिच कहलाएगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि लॉन्ग कॉर्ड पिच के बारे में देखते हैं, यदि आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों को 180 अंश से अधिक अंश पर स्थापित किया जाए तो ऐसी वाइंडिंग लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहलाती है। शॉर्ट पिच के बारे में देखते हैं, यदि आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में 180 से कम अंश स्थापित किए जाए तो इसी कॉइल शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग कहलाती है। फुल पिच के बारे में देखते हैं, यदि आर्मेचर कॉइल दोनों पार्श्वों 180 के अंतर पर स्थापित किया जाए तो ऐसी कॉइल फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 2 वाट मीटर वाली विधि का प्रयोग 3 फेज प्रणाली के ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है डैश हो। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर संतुलित और असंतुलित भार, ये इसका सही उत्तर होगा। 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है जब भार संतुलित और असंतुलित हो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है। सही उत्तर आपका है जो कि भावर धारा प्रणाली, राइट आंसर है। जैसे कि भावर धारा प्रणाली सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन प्रणाली होती है। इस वाइंडिंग का उपयोग केवल ऐसे यंत्रों में किया जाता है जिसमें स्थायी चुंबक होता है। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेत में उत्पन्न वाले कंपनों को समाप्त करने वाला टार्क अवमंदन टार्क कहलाता है। अगला है, तारों के विद्युत रोधी पदार्थ को मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण डैश है। सही उत्तर मेगर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि तारों का विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में मेगर का प्रयोग किया जाता है, अर्थ का प्रतिरोध नापने वाला यंत्र मेगर अथवा अर्थ प्रतिरोध यानी टेस्टर कहलाता है। इसमें 500 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाला जनित्र होता है और इसके अतिरिक्त 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट और
25 वोल्ट और 5000 वोल्ट में भी डीसी उत्पन्न करने वाले जनित्र उपलब्ध होते हैं और यंत्र की संरचना डायनामोमीटर यंत्र में समान होती है। इस यंत्र की घूर्णन गति 140 से 160 रखी जाती है। अगला प्रश्न, किसी धारामापी के परिसर को डेड डैश भी विस्तारित किया जाता है। सही उत्तर, इसे निम्न मान प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़कर। राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संतृप्त क्षेत्र जेईटी में स्थानांतरण चरित्र होते हैं, परवलयी होते हैं। राइट आंसर है। अगला है, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इनपुट और आउटपुट मात्रा डेड डैश में वर्गिक अवधिकरण के अरैखिक रूप से संबंध होते हैं। साकले समीकरण। राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। एनजेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे बायसित होता है? गेट सोर्स के साथ पश्च बायसित होते हैं। राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपका दिया गया है एन क्षेत्र जेएफईटी यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर गेट टर्मिनल गेट सोर्स के साथ पश्च बायसित होता है। एन क्षेत्र में लाए गए इलेक्ट्रॉन की बहुलता जेएफईटी का पूर्ण विस्तार जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है जो कि एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। अगला प्रश्न, ये प्रतीक आपको बताना है ये किसका है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसा कि ऑप्शन नंबर सी जो कि एन मॉसफेट यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यानी एन चैनल मॉसफेट का है, यानी मॉसफेट का पूरा नाम जो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अतः यह तीव्र आवृत्ति पर प्रयुक्त होती है ये युक्ति। अगला है, शक्ति मॉसफेट एक डेड डैश है, वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस होती है। ये इसका सही उत्तर है। मॉसफेट एक ध्रुवित वोल्टता नियंत्रित 3 टर्मिनल युक्ति है। इसका पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इस युक्ति को गेट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर करंट आवृत्ति निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटर के करंट आवृत्ति स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। मोटर के शाफ्ट पर 3 विद्युत रोधी स्लिप रिंग जोड़ दिया जाता है। इन स्लिप रिंगों पर 3 प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिससे मोटर प्रारंभ करने के समय अतिरिक्त प्रतिरोध दे सके। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए तब गति का टॉर्क प्रवर्तित हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, किसी स्टार्टर को चुनते व इंसुलेट करते समय किन किन बातों का विचार किया जाना चाहिए? सही उत्तर, मोटर की आकार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि आपकी लोड व स्टार्टिंग आवृत्ति, मोटर की वोल्टेज रेटिंग, मोटर की करंट रेटिंग, ये सब पर विचार किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि आपका देख सकते हैं यहाँ पर, डीओएल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट के लिए विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है? सही उत्तर बैकअप फ्यूज के द्वारा करते हैं। ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि डीओएल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट सुरक्षा बैकअप फ्यूज से दी जाती है। ओवरलोड या करंट प्रोटेक्शन में बाईमेटेलिक स्ट्रिप पर हीटिंग कॉइल लिफ्ट रहती है। लोड या धारा के बढ़ने से पत्ती मुड़ जाती है जिससे परिपथ भंग हो जाती है। इस मोटर में ओवर करंट या ओवरलोड होने से हानि से बच जाती है। अगला प्रश्न, यूजेटी एक विशिष्ट विशेषता होती है जो कि ट्रिगरिंग करने पर उत्सर्जक धारा पुनर्योजी रूप से तब तक बढ़ती है जब तक यह कि डेड डैश द्वारा सीमित न हो जाए। सही उत्तर उत्सर्जक शक्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। शिखर बिंदु वैल्यू बिंदु के बीच ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र यूजेटी को ट्रिगर करने के पर उत्सर्जक धारा पुनर्योजी रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि उत्सर्जक पावर धारा सीमित न हो जाए। अगला प्रश्न, किसी बिंदु पर यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दिखाता है। सही उत्तर उच्चतम तथा निम्नतम बिंदु के बीच, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। किसी भी परिपथ में उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर यूजेटी ऋणात्मक क्षेत्र दिखाता है। यूजेटी में केवल एक जंक्शन होता है, इसके क्षेत्र की अपेक्षा कुछ बड़े आकार बनाया जाता है। अगला प्रश्न, यूजेटी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? सही उत्तर शॉटूथ तरंग के लिए निर्माण के लिए करते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए
अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है यूजेटी, यह सही उत्तर है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एक अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है, इसे शॉर्ट टूट के रूप में जाना जाता है। अगला है यूजेटी के टर्मिनल की संख्या क्या है? 3 होती है, ये इसका सही उत्तर है। यूजेटी की टर्मिनलों की संख्या 3 होती है, जो कि टर्मिनल एमीटर बेस 1 बेस 2 आता है। इसमें डबल बेस डायोड होता है और बेस लाइटली डोप्ड इन प्रकार का सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न, यूजेटी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन नंबर सी, वी को शून्य तक घटा के और यूजेटी को ऑफ करके किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए